नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडी बिहार के इस खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर कुंदन कुमार जी हैं। कुंदन कुमार जी उद्योग विभाग के भी सचिव हैं और इसके साथ ही बिहार भवन में भी इनके पास में कई जिम्मेदारियां, कई और जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो कुंदन कुमार जी के पास में हैं। और इन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाला है। कुंदन जी, स्वागत है आपका हमारे साथ डीडी बिहार के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू मधुरेश। कुंदन जी, बातचीत के सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ साल में बिहार गवर्नमेंट जो है वो लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नीतियां लेकर के आ रही हैं। कितना असर असल में ग्राउंड लेवल पर इसका हुआ है? मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बिहार अपनी पहचान बना चुका है। और कल तक जो बिहार की एक छवि थी कि हमारे यहाँ उद्योग का विस्तार संभव नहीं है, उद्योगों की स्थापना संभव नहीं है, हम उस मिथ को डिमिस्टिफाई कर चुके हैं, वो मिथ को बस्ट कर चुके हैं। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता इसलिए भी हो रही है कि यदि आप देखें तो हमारे बिहार में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी इंडस्ट्रियल एरियाज को मैनेज करता है। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि आज हमारे बहुतेरे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उसमें आज 1 इंच की जमीन भी उपलब्ध नहीं है उद्योग को स्थापित करने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से उद्योगों की जो स्थापना हुई है, उसमें हमारे ये ज़मीन हमने नए उद्यमियों को, नए उद्योग को स्थापित करने के लिए दिया है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों ने बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने के लिए करीब-करीब 15,000 एकड़ जमीन हम एक्विजिशन कर रहे हैं, जो विभिन्न एक्विजिशन के विभिन्न स्टेजेस पे हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये अगले 2 से 3 महीने में ये औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास होंगे, मतलब उद्योग विभाग के पास होंगे। और हम इसमें स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। और ये क्षेत्र जो है ये हमारे नए जो उद्यमी हैं या नए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अवेलेबल होएगा। तो ये कहना कि अब बिहार एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है, ये सिर्फ इसी से नहीं, इन बियाडा का जो क्षेत्र की जो मैंने उदाहरण दिया, सिर्फ उसी से नहीं है। बल्कि आप देखेंगे कि हमारे आप अगर मैं आपको सीमेंट उद्योग की बात बताऊं, तो सीमेंट के क्षेत्र में आप जितने भी बड़े नाम आप जो सोच सकते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, चाहे वो श्री सीमेंट हो, या फिर जेके लक्ष्मी हो, ये जितने भी सीमेंट की कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ अपने यूनिट्स स्थापित कर चुकी हैं। और कुछ एक और जो है वो स्थापित कर रही हैं। चाहे आप कन्फेक्शनरी के क्षेत्र में जाएंगे तो जितने भी नामी, चाहे वो ब्रिटानिया हो या आप देखेंगे कि हिंदुस्तान लीवर के हो, या इस तरह के जो भी बड़ी कंपनियां हैं जो एफएमसीजी गुड्स में हैं, या तो उन्होंने अपने यूनिट स्थापित किया है या अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू हमारे यहाँ पे अपने जो उनके प्रसिद्ध जो उत्पाद हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। हम लोगों ने इस निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रक्षेत्रों में नई नई नीतियां जो है वो भी हम लेके आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 अगस्त को बहुत ही महत्वाकांक्षी बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पैकेज का BIPP 2025 को की घोषणा उन्होंने की है। और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये भारत के किसी भी राज्य में जो आज इंसेंटिव पैकेज इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, उसमें ये सबसे बेस्ट नीति है। इसमें हम 300% तक, SGST के 300% तक का रीइंबर्समेंट दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई उद्यमी अपना 100 रुपए में उद्योग लगाता है, या 1,000 रुपए में उद्योग लगाता है, या 1 करोड़ रुपए में उद्योग लगाता है, तो उसको 3 करोड़ रुपया तक, मतलब 300 गुना उसको इंसेंटिव के रूप में प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ अगर
किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे कि गारमेंट का क्षेत्र हो या फिर कोई भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो, वो कुछ क्राइटेरिया हमने स्थापित कर रखे हैं। अगर उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो बिहार सरकार 1 रुपए में भी जमीन उनको दे रही है। और उसके साथ साथ बिहार के जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सके, इसके लिए हम लोग रोजगार की सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी भी दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग सब्सिडी भी दे रहे हैं इस तरह के लोगों को। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि बिहार में जो एक बिहार की एक छवि थी कि यहाँ उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती है, उस छवि को बदलने में हम काफ़ी सफल रहे हैं और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है, हाँ, कहूँगा। निश्चित रूप से आप अभी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई बात कर रहे थे। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फार्मर्स के लिए बहुत कुछ है और एक पर्टिकुलर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, खास करके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए? खाद्य प्रसंस्करण में अगर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अ, खाद्य प्रसंस्करण के लिए बिहार एक बहुत ही आइडियल क्षेत्र है, क्योंकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर की जो वैरायटीज हैं, या क्रॉप की जो वैरायटी है, या वेजिटेबल्स की वैरायटी है, या फ्रूट्स की वैरायटी है, वो बहुत ही यूनिक है। और इसीलिए बिहार सरकार ने भारत सरकार के साथ टाई अप करके हम लोगों ने एक मेगा फूड पार्क की स्थापना मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर ब्लॉक में की है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये पूरा का पूरा जो फूड पार्क है, ये बन के तैयार है। और इसमें ऑलरेडी निवेशक जो हैं, वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश कर चुके हैं। साथ ही आपको बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है मुझे कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम एफएमई, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको हम लोग विभिन्न सब्सिडीज के द्वारा, विभिन्न प्रकार सब्सिडीज के द्वारा उनको मदद करते हैं खाद्य प्रसंस्करण इकाई को स्थापित करने में। और मुझे खुशी है इस बात की, ये बताते हुए कि बिहार पीएमएफएमई में अभी पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर पर है। कुंदन जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार का जो फ़ोकस है, वो महिलाओं के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में महिला उद्यमी को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, इसके लिए बिहार सरकार की क्या कुछ योजनाएँ चल रही हैं? और जो महिलाएँ हैं, जो अपना उद्यम स्टार्ट करना चाहती हैं, वो किस तरीके से डायरेक्ट विभाग की इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं? अ, आपने बहुत सही कहा कि महिलाओं को उद्यम से जोड़ना बिहार सरकार की एक बहुत ही प्रमुख प्रायोरिटी है। और इसी दौरान आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है वो लागू की गई है। अभी आपने देखा कि जितनी भी माताएं बहनें हैं बिहार में, सबको सबको 10,000 रुपए जो दिए गए हैं, वो प्राइमरीली इसलिए दिए गए हैं कि वो उद्योग के बारे में पहले सोचना प्रारंभ कर दें। और अगर उन्हें उद्योग स्थापित करना है, तो प्रत्येक ऐसी महिला या माता बहनें जो हैं, उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। तो पहले तो वो 10,000 रुपया जो है वो मेरे ख्याल से एक कैटलिस्ट का काम करेगा। और इसमें आने वाले समय में वो 2 लाख रुपए भी जो भी माताएं बहनें अपने प्रोजेक्ट के साथ आएंगी उनको दिया जाएगा। और इसकी इसकी जो पहले ये इसकी शुरुआत जो है वो उद्योग विभाग के द्वारा की जा रही थी। अब ये कार्यक्रम जो है वो जीविका के द्वारा किया जा रहा है, जो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, बीआरएलपीएस के द्वारा, ग्रामीण विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। साथ ही उद्योग विभाग के द्वारा भी हमारे यहाँ जो ग्रास रूट लेवल जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख रुपए तक की राशि हम किसी न किसी प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं, उसमें महिलाओं के लिए हमारा एक अलग घटक है। और इस बार भी हम लोग इस वित्तीय वर्ष के लिए 2026-27 के लिए भी उसमें
स्पेशल जो महिलाओं के लिए जो टारगेट है हम उसको आच्छादित कर रहे हैं पूर्ण तरीके से। और ये कार्यक्रम जो है पिछले 5 सालों से चला आ रहा है और इसके तहत काफ़ी महिलाएँ आगे बढ़ के मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अपने उद्यम स्थापित कर रही हैं। और इसके साथ-साथ जो हमारे विभिन्न क्लस्टर्स हैं, जो खास करके टेक्सटाइल का क्लस्टर हो या हैंडलूम का क्लस्टर हो, उसमें भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहभागिता हो, ये हम इंश्योर करते हैं। हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी है, उसमें भी स्टार्टअप पॉलिसी ही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ बाकी जहाँ पे हम लैंड भी अलॉट करते हैं या कोई अन्य जितनी विभाग की योजनाएँ हैं, उसमें महिलाओं की सहभागिता के लिए हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल आरक्षण बना रखा है। तो इन सब को मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अगर आप मुज़फ़्फ़रपुर के ब्लैक क्लस्टर में जाएँ तो वहाँ देखिए कैसे हम लोगों ने जीविका दीदी के साथ मिलके वहाँ पे उन्हें ऑलरेडी उनके जो एंटरप्राइज़ है उनको कैसे उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया है, कैसे उन्होंने अपना उद्यम एस्टैब्लिश किया है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। कि जो 7 निश्चय 3 बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी निश्चय है, उसके तहत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? 7 निश्चय 3 के तहत जो उद्योग विभाग के सामने जो प्राथमिकताएँ हैं, उसमें वो उसके जो संकल्प से ही आप अगर आप संकल्प देखेंगे, जो ये कहता है कि अ, सशक्त उद्योग, समृद्ध बिहार। तो उद्योग को हम जितना सशक्त करेंगे हमारा बिहार उतना ही समृद्ध होगा। और इसके लिए बिहार सरकार ने और बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने पूरा 360 डिग्री का जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो हम लोगों ने तैयार कर रखा है। और राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम जितने भी तरीके के हमारे इन्वेस्टर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिसी सपोर्ट के रूप में हो, चाहे वो इंसेंटिव के रूप में हो, हम लोगों ने कोई भी गैप वहाँ पे छोड़ नहीं रखा है। मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि नई सरकार के आने के उपरांत ही अब तक बिहार जिसका इमेज था कि हम फूड प्रोसेसिंग में या गारमेंट्स में या लेबर इंटेंसिव ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि बिहार को हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी हब के रूप में, स्टार्टअप हब के रूप में, न्यू एज इकोनॉमी के रूप में एस्टैब्लिश करें। इसके लिए 3 शीर्ष कमेटी बनाई गई है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है। और इसमें हम लोगों ने प्राइवेट क्षेत्र से भी जो इन प्रक्षेत्रों में जो सबसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे ज़्यादा नाम कमा रखा है, चाहे वो स्टार्टअप के ज़रिए या जो फिनटेक्स जिन्होंने स्थापित किया है, वो सब इस कमिटी के मेंबर्स हैं। और उनके साथ हम लोगों ने लगातार बैठक की है और वो जैसे ही उनके द्वारा हमारे उद्योग विभाग को एक वर्क प्लान सबमिट किया जाएगा और उस वर्क प्लान के तहत हमारा उद्देश्य है कि हम बिहार को एक ऐसे हब के रूप में स्थापित करें जो टेक्नोलॉजी हब के रूप में जाना जाए, न्यू एज इकोनॉमी के रूप में जाना जाए। तो पहली तो ये कि हमने एक इमेज चेंज ओवर करने की कोशिश की है कि बिहार सिर्फ लेबर इंटेंसिव ही उद्योग के लिए एक आइडियल राज्य नहीं है, बल्कि ये एक आइडियल राज्य है स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए भी, न्यू एज इकोनॉमी के लिए भी और टेक्नोलॉजी हब के लिए भी। सेकेंडली, हमारे इन्वेस्टर्स को उनकी मनचाही जगह पे, उनको मनचाहे तरीके से और अफोर्डेबल रेट पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, एंटरप्राइज लगाने के लिए ज़मीन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि हम 15,000 एकड़ ज़मीन विभिन्न ज़िलों में एक्वायर कर रहे हैं और उसपे स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएँगे, जिसके तहत ये ज़मीन जो है वो हमारे जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको उपलब्ध कराएँगे। और ये किसी भी तरीके का इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। ये इसके लिए हम लोगों ने पूरे का पूरा जो एक ईआरपी सिस्टम होता है लैंड अलॉटमेंट का, वो हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही
आपको बतलाना चाहूँगा कि जो हमारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी है, जो एक एक औद्योगिक शहर के रूप में हम बसा रहे हैं बोध गया में, जी। जिसको हम लोगों ने बिहार बिम सीजीएल का नाम दिया है, व्हिच इज़ कॉल्ड बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड। हुँ, ये इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है और इस पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग से हों, चाहे पेंट से हों, या फिर विभिन्न और प्रक्षेत्रों में हों, वो लोग बड़ी तेजी से इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं और हम लोगों ने करीब-करीब ऐसे जितने भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनकी हम लोगों ने सूची बना रखी है और बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करेंगे और हमारे जितने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो सूचीबद्ध हुए हैं, हम उनको ज़मीन अलॉट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, ये 1700 एकड़ का एक औद्योगिक प्रक्षेत्र है, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी हमारे पास 2 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स हैं, एक बक्सर में है और एक बेतिया में है नवानगर में। ये दोनों स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स में जितने भी एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड यूनिट्स हमारे हैं, जो सिर्फ़ निर्यात से संबंधित हैं या जो सिर्फ़ निर्यात करना चाहती हैं, उनको हम लोग वहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कार्य ऑलरेडी आवंटित कर दिया गया है और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि बिहार से जितने अधिक मात्रा में निर्यात संभव हो सकेगा, हम लोग करेंगे इन 2 एसईजेड्स के माध्यम से। इसके अतिरिक्त हम जी। लोग प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके हमारे जो नई जो औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग नए-नए सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड पार्क बनाने की हमारी कोशिश है, जिसमें फार्मा पार्क है, जो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस को प्रमोट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, जिसके लिए मैं खुद भी और मैं अपनी टीम के साथ बैंगलोर गया था, जहां हम लोगों ने देखा कैसे बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है। उसके तर्ज पे हम लोग खुद भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना करना चाह रहे हैं। ऐसे विभिन्न डेडिकेटेड क्षेत्रों में हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स का जो अनुभव है, जो उनका स्ट्रेंथ है, उसके साथ लेवरेज करके हम लोग ये डेडिकेटेड पार्क्स भी बनाएँगे। तो एक तरफ हमने आपको बताया कि हम रेडीली अवेलेबल लैंड तो अवेलेबल करा ही रहे हैं अफोर्डेबल रेट पे और साथ ही साथ जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वो उसका जो निर्माण है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हो रहा है। साथ ही हम वहाँ पे रेडीमेड जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बहुत बार ऐसे उद्यमी होते हैं जो लैंड में अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, उनको रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए भी बड़ी संख्या में हम लोग प्लग एंड प्ले बना रहे हैं विभिन्न औद्योगिक प्रक्षेत्रों में। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है। अगर आप कहीं भी कंपेयर करेंगे किसी भी भारत के किसी भी राज्य से कम 1/10 है हमारी जो प्राइस है, जो हम जिस प्राइस पे ये प्लग एंड प्ले अफोर्ड कराते हैं। और जो पॉलिसी इंसेंटिव्स चाहिए, वो पॉलिसी इंसेंटिव्स में भी मैंने आपको बताया कि हमारे इंसेंटिव्स जो भी हैं, वो अभी भारत में कोई भी राज्य जो भी इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स दे रहा है, उसमें हमारी जो पॉलिसी है वो बेस्ट है। हम मुफ्त में ज़मीन भी उपलब्ध करा रहे हैं और साथ में कैपिटल सब्सिडी हो या एसजीएसटी में इंसेंटिव्स हो, या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन में इंसेंटिव्स देना हो, वो सब दे रहे हैं। तो पूरा एक बुके तैयार है इंसेंटिव्स का, जिसका फ़ायदा बड़ी तेज़ी से एंटरप्राइज़ उठा रही हैं। साथ में हम लोग कोई सेक्टर बाकी नहीं रहे, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे क्षेत्र जहाँ पे स्पेशल डेडिकेटेड सेक्टोरल पॉलिसीज़ की आवश्यकता है, वहाँ हम लोग स्पेशल सेक्टोरल पॉलिसीज़ भी लेके आए हैं। चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो या वो हमारा लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र हो या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का क्षेत्र हो, आईटी हो या स्टार्टअप हो, हम सब के लिए या टूरिज्म हो, हम सब के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी लेके आए हैं। तो ओवर आर्चिंग पॉलिसी भी है और डेडिकेटेड सेक्टोरल पॉलिसीज भी हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कि क्या यहाँ पे व्यापार करना आसान है, क्या बिजनेस करना आसान है। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मैप पे भी टॉप 5 से 7 राज्यों के बीच में रहे। इसके लिए भी उद्योग विभाग जो है
लगातार प्रयास कर रहा है और इन सब प्रयासों से मुझे आशा है कि बिहार जहाँ पे औद्योगिकीकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी की शुरुआत हो चुकी है, वो आने वाले समय में इसकी गति और ज़्यादा बढ़ेगी और सात निश्चय 3.0 का जो लक्ष्य हमारे सामने है, कि जो प्राथमिकताएँ हमारे सामने हैं, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। अभी आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर रहे थे, इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो सिंगल विंडो क्लीयरेंस की होती है। एक कंपनी जब बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होती है, जब यहाँ पर आती है, तो कई जो विभाग होते हैं उनसे उनको क्लीयरेंस लेना होता है, लेकिन सिंगल विंडो जो सिस्टम डेवलप किया गया है, उससे उनको थोड़ी सहूलियत ज़रूर मिल जाती है। लेकिन अभी कई इन्वेस्टर्स का कहना है कि इसको और इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तो इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को बिहार सरकार और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कुछ कर रही है? मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम आज के समय की प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए उद्योग विभाग ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को ऑलरेडी इन प्लेस किया हुआ है। हमारा सिंगल विंडो सिस्टम जो है, उसमें कोई भी जो एंटरप्राइज है या एंटरप्रेन्योर हैं या उद्यमी हैं, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस पे अपना ऑनलाइन अपने आवेदन को समर्पित कर सकते हैं और हमारे विभिन्न स्टेजेस हैं उसमें, स्टेज 1, स्टेज 2, फाइनेंशियल क्लियरेंस, ये सारे उनको ऑनलाइन माध्यम से ही मिलते हैं और यदि उनके आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है और कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, किसी कागज़ात जो उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं, तो उनको ईमेल के माध्यम से हम लोग इस बात को की सूचना देते हैं। एक चीज़ जो है वो है इंस्पेक्शन की, क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना एंटरप्राइज स्थापित करता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के लाइसेंसेस की आवश्यकता होती है। ये जी। लाइसेंसेस के मॉड्यूल्स जो हैं, वो भी हमारे सिंगल विंडो सिस्टम में उनके प्रोविजंस हैं, परंतु अ, इसको हम लोगों ने अभी भली-भांति इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो एंटरप्राइज हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या उद्यमी हैं, वो जैसे फायर का लाइसेंस लेना हो या उनको कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के लाइसेंस लेने हो या उनको फॉरेस्ट से कोई क्लियरेंस की आवश्यकता हो या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो, तो वैसे में वो उनके ऑनलाइन सिस्टम पे उनको सेपरेटली एप्लीकेशन देना पड़ता है, जिसको कि हम सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 में, जिसका आरएफपी हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर लिया है और आने वाले एक आध माह के अंतर्गत हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 में जाएंगे। उसमें हम लोग इस सारी चीजों को इंटीग्रेट करने की हमने व्यवस्था कर ली है और ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है। तो ये जो इंस्पेक्शन के जो क्लियरेंसेस के लिए हमारे उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास सेपरेटली आवेदन करना पड़ता है, वो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अभी की व्यवस्था में मैं आपको बतला दूं कि उन विभागों के द्वारा भी ये ऑनलाइन व्यवस्था ऑलरेडी इन प्लेस है जी। और हम लोग एसआईपी भी, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, जिसका सेक्रेटेरिएट उद्योग विभाग में है और जो जिसके अध्यक्ष जो हैं वो डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, जी। उसमें भी ये प्रावधान है जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल जितने भी इश्यूज होते हैं, वहाँ के विभाग के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो एसआईपीबी की मीटिंग में बैठते हैं और कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आते हैं या उद्यमी भाइयों को आते हैं, तो हम लोग उसका कोशिश करते हैं कि वहीं पे ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाए और ये मेरे ख्याल से बहुत सैटिस्फैक्टरी तरीके से चल रहा है। लेकिन हम इसको और रोबस्ट और स्ट्रेंथन करेंगे। इसके लिए जैसा हमने बताया कि हम सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लाने की तैयारी कर रहे हैं। जी। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि बिहार सिर्फ एक लेबर बेस जो कंपनीज हैं वो केवल इन्वेस्ट ना करें, यहाँ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां इन्वेस्ट करें, एआई से जुड़ी हुई कंपनियां इन्वेस्ट करें। आप खुद भी दिल्ली में जो एआई समिट हुआ था वहाँ पर मौजूद थे, कुछ एमओयूज भी हुए थे। आप कितना देखते हैं बिहार में पोटेंशियल खास करके एआई बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनियां हैं उनके लिए?
पहले मुझे तो ये प्रसन्नता है कि बिहार उन कुछ एक राज्यों में था जिन्होंने बहुत बढ़-चढ़ कर हमारे जो ग्लोबल एआई समिट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया गया था जी, और हमारे मुख्य सचिव महोदय की अगुवाई में हम लोगों ने ये काम किया था, उद्योग विभाग ने और आईटी डिपार्टमेंट ने मिलके वहाँ पे। और वहाँ जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो काफ़ी वो काफ़ी मोटिवेटिंग था हम लोगों के लिए। और वहाँ पे कुछ एक एमओयूज भी हुए। और आपको अ, बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ था आईआईटी पटना, आईटी डिपार्टमेंट और टाइगर एनालिटिक्स, जो अ, बिहार के ही महेश जी का की एक कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है। वो खुद यूएस के नागरिक हैं वहाँ के, बट बिहार के रहने वाले हैं। हुँ, हम वो तीनों के बीच में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है जिसमें करीब करीब 60 करोड़ की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है, जो सिर्फ एआई और एआई को प्रमोट करने के लिए की दिशा में काम करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एमओयूज हुए हैं और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई है, इससे एआई के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और आप और हम सब जानते हैं कि बिहार के जितने भी मेधावी छात्र हैं, वो सब देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कोने-कोने में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या एआई का प्रक्षेत्र हो या किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, वहाँ बिहार के छात्र-छात्राएँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। और एक बार जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो लोग भी वापस आके और बिहार में इस मुहिम को और आगे उसमें तेजी लेके आएँगे। सर, आप उद्योग विभाग के अलावा बिहार फाउंडेशन के भी सचिव सीईओ हैं, तो निश्चित रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रभार है आपके पास में। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए क्या कुछ किया जाए? अ, धन्यवाद उदरेश जी, आपने ये सवाल पूछा। मैं इसका बहुत बेसब्री से मैं इंतज़ार भी कर रहा था। बिहार फाउंडेशन मेरे बहुत दिल के करीब है। बिहार फाउंडेशन इसलिए क्योंकि ये एक बिहार सरकार की सोसाइटी है। अ, और इसके तहत हम अपने जो डायस्पोरा है, जो बिहार के अप्रवासी लोग हैं, जो अ, राज्य से बाहर देश के अंदर में और विदेशों में रहते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं, उनके साथ हम बॉन्ड करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि हम सब मिल के एक साथ बिहार की ब्रांडिंग को और मजबूत करें, इसकी छवि को और मजबूत करें। और साथ मिल के जो भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। मुझे खुशी है इस बात की कि एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बिहार फाउंडेशन, मैंने पिछले एक साल में जो हमारी फुटप्रिंट्स हैं विभिन्न ज्योग्राफी में, वो हमने दुगने से भी ज़्यादा कर दी है। पिछले एक साल में हम लोग पहले जो 22 चैप्टर्स हमारे थे, जो लोकल एसोसिएशंस है विभिन्न शहरों और देश में, उसको हम लोगों ने करीब करीब 50 के आसपास हमारी अब चैप्टर्स हो गए हैं, जो अ, सभी कॉन्टिनेंट्स में हैं। कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, हमारे चाहे वो यूरोप हो, हमारे चैप्टर्स, लोकल चैप्टर्स सब जगह एस्टैब्लिश हैं अभी। और हम हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक नया चैप्टर बना रहे हैं। ये परिलक्षित करता है कि हमारा जो डायस्पोरा है वो कितना एक्सटेंसिवली स्प्रेड आउट है और कितना मजबूत है। और ये एक सॉफ्ट ऐसा पावर है जो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और हमें उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहिए जिसमें उन्हें भी लगे कि बिहार सरकार उनके इंटरेस्ट के प्रति जागरूक है और उनके वेलफेयर के लिए कमिटेड है। इसी ये प्रयास है जिसके तहत हम लोगों ने अपना नया पोर्टल भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि हमारे बिहार के जितने भी अप्रवासी लोग हैं, उन सब का डेटाबेस हमारे पास हो, जो लाखों की संख्या में है। और हम उन तक एक बटन को प्रेस करें और उनके पास जो भी हम अपनी मैसेज देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचा सकें। और आपको यह जान के खुशी होगी कि जो हमारा मेन मोटो है,
वो 3 वर्ड्स के द्वारा डिफाइन होता है, जी, बॉन्डिंग, ब्रांडिंग एंड बिज़नेस। तो हम अपने जो फेलो हमारे जो डायस्पोरा है, उसके साथ हम बॉन्ड करते हैं और हम साथ साथ मिलके बिहार की ब्रांडिंग करते हैं। और ये ब्रांडिंग किसी एक सेक्टर तक हम सीमित नहीं रखते हैं, चाहे वो हमारा आर्ट हो, क्राफ्ट हो, कल्चर हो, क्यूजीन हो, हमारी जो भी समृद्ध जो हमारी संस्कृति है, उन सब को यूज करके और हम बिहार की ब्रांडिंग को और ज्यादा मजबूत और सशक्त करते रहते हैं। और साथ में इसके माध्यम से जो भी बिज़नेसेस हमें मिल सकते हैं, जो भी निवेश को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, चाहे वो डायस्पोरा के माध्यम से हो या डायस्पोरा के द्वारा हो, हम उसको भी एनकरेज करने की कोशिश करते हैं। और अभी हम लोगों ने बिहार फाउंडेशन के द्वारा ये कोशिश की है कि जितने भी हमारे लोकल चैप्टर्स हैं विभिन्न देशों में, वो 3-4 इवेंट्स पूरे साल में ज़रूर करें, चाहे बिहार दिवस हो, चाहे विभिन्न जो हमारी जो संस्कृति से जुड़े हुए जो त्योहार हैं, पर्व हैं, वो उसको ज़रूर मनाएँ। तो मुझे जा देख के बड़ी खुशी होती है कि चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूज़ीलैंड हो या यूरोप के विभिन्न देशों में, अफ्रीका के देशों में, इस बार बिहार दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। और सिर्फ़ धूमधाम से ही नहीं मनाया गया, वहाँ के जो हमारे भारतीय दूतावास हैं, वहाँ हुँ, के अधिकारियों ने भी उसमें बढ़-चढ़ कर सपोर्ट किया। और मैंने एज़ चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर इन सभी एम्बेसीज़ को पत्र के माध्यम से उनसे सहयोग की अपेक्षा की थी। और मुझे खुशी है कि जितने भी हमारे एम्बेसीज़ हैं विभिन्न देशों में, उन लोगों ने बिहार फाउंडेशन को अपना सहयोग दिया और खुद भी उस सेलिब्रेशंस में शरीक किया उन लोगों ने। तो ये हमारे इस सॉफ्ट पावर को हम लोग आगे भी और मजबूत करेंगे और इनके माध्यम से बिहार की ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि हम एक हमारी जो एक इमेज है वो एक अच्छे डेवलप राज्य के रूप में और एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में हम इसे स्थापित कर सकें। दोस्तों, बातचीत का ये जो सिलसिला है ये तो काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की पाबंदी है। और लेकिन बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कुंदन जी, फिलहाल आपने अपना व्यस्तम समय हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुरेश जी। मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अ, जब एक बहुत बड़ा अभियान चलता है, उसमें कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी निवेशक को कोई समस्या आई हो, बट बिहार सरकार और उद्योग विभाग निरंतर आपके प्रयास में आपके साथ सहभागी बन के आगे बढ़ता रहेगा। और आपके माध्यम से जितनी भी पॉजिटिव स्टोरीज हमारी हैं, अगर आप उस उन पॉजिटिव स्टोरीज को अगर आप जनता तक पहुंचाएं, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हमारे राज्य के अंदर हैं या राज्य के बाहर हैं, उन तक अगर ये पॉजिटिव स्टोरीज पहुंचेगी, तो मुझे अ, आशा है कि आने वाले समय में बिहार में और ज़्यादा निवेश होगा और बिहार जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। जी, थैंक यू मधुरेश जी। जी। तब तक के लिए दोस्तों, बातचीत का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।